नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बीम मशीनिंग के बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बीम मशीनिंग होती है वो क्या होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं लेजर बीम को बनाने के लिए। तो उसके थ्रू हम जो है मटेरियल को रिमूव करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बीम मशीनिंग। तो पहले हम उसकी फिगर देख लेते हैं और उसके जो पूरे पार्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से इसके अंदर जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होती है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब। तो एक है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो हमने दिखाई है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके अंदर से जो लेजर है यहीं से जो है बनकर जो है बाहर जाएगी। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये होता है हमारा फुली रिफ्लेक्टेड मिरर। ये हमारा फुली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन के काम आता है। तो फुली रिफ्लेक्टेड मिरर ये है हमारा। और इस तरफ इसके बिल्कुल सामने होता है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो ये होता है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो एक तरफ लगा है फुली रिफ्लेक्टेड मिरर और एक तरफ लगा है पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। यहां से हर चीज जो है, जो भी रेज होगी वो इस तरफ जाएंगी। और पार्शियली क्या है, जब इंटेंसिटी अंदर काफी बढ़ जाएगी रेडिएशंस की, तो ये जो है बाहर उसको भेज देगा या कहेंगे फेंक देगा। तो इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब है, ये फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। और इसको जो है हाई वोल्टेज की सप्लाई जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इस तरह से हाई वोल्टेज की सप्लाई इसको प्रोवाइड की जाती है। तो क्या प्रोवाइड करेंगे, हाई वोल्टेज की इसको सप्लाई। हाई वोल्टेज इसको हम लिख देते हैं एक्चुअली हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज इसको दी जाती है, हाई वोल्टेज प्लस और हाई वोल्टेज माइनस। और यहाँ पे ये जो है कूलेंट के लिए भी इसके अंदर जगह दी जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है काफी मात्रा में हीट बनती है। तो ये जो पैसेज है ये किसके लिए है, ये कूलेंट के लिए है। तो कूलेंट जो है यहाँ से जाता है और यहाँ से जो है आउट हो जाता है। तो इन यहाँ से और आउट यहाँ से। तो कूलेंट की जगह आप वाटर का यूज कर सकते हैं जो इसको कूल रख सके। और यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ये नीचे लगाया है, ये गैस के लिए होता है। तो यहाँ से जो है गैस एंटर करती है, जो हमारा मिक्सचर होता है वो भी देखेंगे, और यहाँ से हम उसको बाहर ले सकते हैं। जो गैस है हम इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ CO2 की बात की, लेकिन अकेली CO2 नहीं, इसके अंदर हम 3 गैसेस का मिश्रण लेते हैं और उसके साथ वाटर वेपर का भी मिश्रण ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम, इन तीनों गैसों का इसके अंदर मिश्रण लिया जाता है। तीनों गैसेस का मिश्रण इसके अंदर लिया जाता है और उनका जो एक रेशो बनाकर आगे सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से 3 गैसेस का मिश्रण हम इसमें लेंगे। लेकिन जो मेन काम है CO2 का है, यानी कि मटेरियल को रिमूव करने का, जो लेजर काम करेगी, तो इसीलिए CO2 लेजर बीम मशीनिंग इसको बोला जाता है। लेकिन वैसे ये मिश्रण होता है। ये एक हाईएस्ट पावर कंटिन्यूअस वेव लेजर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो वर्किंग बेस है वो होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन पे और मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। जो लाइट होगी वो इंफ्रारेड रेंज की होती है, जो कि हमें विजिबल नहीं होती। अगर हम आंखों से देखते हैं तो विजिबल नहीं होती। तो लाइट जो है इंफ्रारेड रेंज की रहेगी। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, वो क्या क्या है। अब लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आप जान लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है क्या है, पहले हम उसको जान लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 एनर्जी लेवल है। इस तरह से आप मान लीजिए कि ये जो है ये E1 का एनर्जी लेवल है और ये E2 एनर्जी लेवल है। और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी पे आ जाता है, यानी कि E2 पे चला जाता है। और उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है ये नीचे आ जाता है और एक जो है फोटोन को लिबरेट कर देता है। इस तरह से एक फोटोन जो है ये लिबरेट कर देता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। लेकिन क्या हो कि बीच में भी एक स्टेज होती है, जैसे मान लीजिए ये E1 है, यहाँ पे ये E2 है, और बीच में मान लीजिए कोई एक और स्टेज है, इसको आप E3 मान लीजिए। इसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेज।
तो ये जो है मेटास्टेबल स्टेज क्या है, देखिए यहां से जो है मान लीजिए आपने इसको एक्साइट किया, ये यहाँ पे चला गया। अब इस स्टेज की वैल्यू जो ये ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट जो है आप इसको बोलेंगे, इस एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू, एक्साइटेड जो स्टेज की वैल्यू कह लीजिए या स्टेट बोल लीजिए, इसकी वैल्यू जो है काफी कम होती है, यानी कि टाइमिंग यहाँ पे रुकने का इसका, ये एकदम से नीचे आ जाता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मेटास्टेबल जो स्टेज है इसकी टाइमिंग ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। अब जो है पीछे से मान लीजिए कोई फोटोन आ रहा है और वो इसके साथ टकरा जाए, इसके साथ टकरा जाए और ये जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाए और उसके साथ टकराने के साथ ही ये एनर्जी को लिबरेट कर दे, यानी कि एक और फोटोन को लिबरेट कर दे। एक पहले टकराया इससे, इसने एकदम से टकराया, ये अपना नीचे आ गया और इसने एक फोटोन ऑफ एनर्जी और दे दिया, यानी कि यहाँ पे हमें 2 फोटोन ऑफ एनर्जी मिल गए। इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस यानी कि आपने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया, वो ऊपर से आया नीचे मॉलिक्यूल और ये फोटोन इसके अंदर से निकल गया, अपने आप ही हो गया। लेकिन यहाँ पे पीछे जो फोटोन था वो टकराया मेटास्टेबल स्टेज के अंदर जो मॉलिक्यूल थे हमारे, और एकदम से नीचे आया और इसने जो है 2 फोटोन दिए। इसी तरह से आते रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे होंगे हमारे मॉलिक्यूल जो हैं, और एक स्टिमुलेटेड यानी कि डबल होती रहेगी एनर्जी और फिर जो है वो लेजर में कन्वर्ट हो जाती है और ये सेम फेज में होती है। सेम फेज का मतलब क्या है, मान लीजिए जो ये एनर्जी होगी इस तरह से, जो पीक एंड वैलीज हैं बिल्कुल इस तरह से सेम शेप में होगी। इसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं या कोहेरेंट लाइट आप इसको बोल सकते हैं। तभी जो है वो जो लेजर है वो एक फॉर्म में होती है और इतनी वो पावरफुल होती है, यानी कि इतनी पावरफुल होती है कि हम उसको एक टारगेट पे फोकस कर सकते हैं और वहां से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप समझे। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, अभी हमने समझा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है इसको जान लेते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसा कि इसके अंदर लिखा गया है कि पॉपुलेशन का उल्टा होना। अब आपके पास 2 स्टेजेस हैं, E1 और E2। E1 जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है, ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेज, और E2 जो स्टेज है वो है हमारे पास एक्साइटेड स्टेज। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स हैं हमारे E1 स्टेज पर, इन्होंने एनर्जी ली और ये ऊपर चले गए E2 स्टेज के ऊपर। तो ये तो हो गया कि इसने एनर्जी ली और ये यहाँ पे आ गए। अब मान लीजिए कोई थर्ड स्टेज है बीच में, यानी कि मेटास्टेबल स्टेज जो हमने अभी डिस्कस की थी, और उससे क्या हो, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ आना स्टार्ट कर दें, यहाँ से यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1-2 मॉलिक्यूल है भी और यहाँ पे ज्यादा हो, यानी कि स्टेज में देखिए कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब ये जो है इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। पहले जो है नीचे हमारे बहुत ज्यादा थे और अब जो है ऊपर हमारे ज्यादा हैं, तो इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन हम बोल देते हैं। और ये बहुत जरूरी है लेजर के फॉर्मेशन के लिए, या कहें कि जो हमने अभी स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन देखा उसके लिए। जब ये स्टेज में होंगे पीछे से फोटोन जो है टकराते रहेंगे और एनर्जी को लिबरेट करते रहेंगे। तो ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट के अंदर काफी ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाना एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन हम बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है इसके अंदर मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से मोड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के, इनके ऊपर जो है अब CO2 लेजर बीम पूरी मशीनिंग बेस है। ये तो हमने लेजर का फंक्शन समझा स्टिमुलेटेड एमिशन। अब CO2 का फंक्शन भी हम देख लेते हैं। एसाइमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग है वो इसका जो अगर हम बात करें मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है COO। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है कि अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करे, कार्बन मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करे, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करे, इसको हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। एसिमेट्रिक है यानी कि ऑक्सीजन में कार्बन दोनों इस तरफ है और ये ऑक्सीजन इस तरफ है, इसको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड बोलते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सी होती है, अब इसके अंदर जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये इस तरफ मूव करे, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करे और ये भी जो है इस तरफ मूव करे और कार्बन जो है वहीं का वहीं रहे, इसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यानी कि ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, सेम तरह की स्ट्रेचिंग हो रही है और कार्बन वहीं का वहीं है, तो इसको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। दूसरी स्टेज आप इसको बोल सकते हैं। तीसरी होती है बेंडिंग। बेंडिंग के अंदर जो है हमारा जो कार्बन है वो नीचे की तरफ मूव करे
और ऑक्सीजन मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव करे, तो यहाँ पे एक बेंडिंग स्टेज प्रोड्यूस हो जाती है इस तरह की, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, या इसका उल्टा हो सकता है, कार्बन ऊपर मूव करे, दोनों ऑक्सीजन नीचे मूव कर जाए, तो इसको बेंडिंग स्टेज बोलते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं CO2 के, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और बेंडिंग। अब इन्हीं के कारण जो है हमारी जो रेडिएशन जो है, लेजर जो है वो बनती है, वो हम देख लेते हैं कि जो हमारी लेजर है वो किस तरह से बनती है, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए जो लाइट है इंफ्रारेड रेंज की होगी जैसा कि हमने डिस्कस किया, और मिक्सचर ऑफ गैसेस हम यूज करेंगे CO2, N2 और हीलियम का, जो कि हम यूज करेंगे 1:2:3 में। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है ये हम कितने लेते हैं, लगभग 10 से 20% बस। इसी तरह से ये भी जो है 10 से 20% के बीच में रखते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। अगर ये 1 है तो ये 2 लेंगे, ये 10 है तो ये 20 लेंगे, इस तरह से। और हीलियम को जो है बाकी बची गैसेस है वो सारा जो है हम हीलियम यूज करते हैं, यानी कि हीलियम की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है गैस की क्वांटिटी में। तो ऐसा क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए जो हीलियम का यूज है हम इसके अंदर एज ए कूलेंट करते हैं, एज ए कूलेंट, यानी कि ये ठंडा रखने का काम करती है CO2 के मॉलिक्यूल्स को। कैसे? अब इसके अंदर हम हाई वोल्टेज का डिस्चार्ज देते हैं, हाई वोल्टेज का डिस्चार्ज देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिश्रण है गैसेस का, किस चीज का, CO2 का, N2 का और हीलियम का। अब जब हम हाई वोल्टेज का डिस्चार्ज इसको देते हैं तो क्या होता है, जब हाई वोल्टेज का हम डिस्चार्ज देते हैं तो N2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे एक्साइट हो जाते हैं। अब N2 जो है वो अपनी एनर्जी को खुद लिबरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल से टकराते हैं जाकर। वैसे ये जो है N है यानी कि सिंगल एलिमेंट का बना हुआ है, तो इसलिए जो अपनी एनर्जी अगर हम कहें तो ये छोड़ते नहीं है, तो इनको एनर्जी छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से टकराते हैं, एक्साइट होकर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। तो क्या होता है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं CO2 के मॉलिक्यूल से, ये स्ट्राइक करते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, आपने वोल्टेज को अप्लाई किया, ये जो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये जो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब ये जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो ये क्या करेगा, ये एक्साइट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जो है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया, इसकी हमने एनर्जी डायग्राम अलग बनाई है, इसकी अलग बनाएंगे। अब मान लीजिए N2 का मॉलिक्यूल था और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड स्टेट में इससे टकराएगा। ये इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी जो है इसको दे देगा, इसको दे देगा तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होकर ये पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में, ये आ जाएगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में, जिसको हम एनर्जी लेवल नाम दे देते हैं E5, इस तरह से दे देते हैं। ये सबसे वाला पहला E1, ये E2, E3, E4 और ये E5, इस तरह से नाम दे देते हैं। अब इसकी जो एनर्जी है ये क्या है, इसके बिल्कुल बराबर की एनर्जी होती है। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है एक्साइट होकर जाता है तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की इसके बराबर की एनर्जी होती है। अब ये जो है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में जब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो ये जो है नीचे की तरफ जाता है, यानी कि स्टेज में चला जाता है। अब ये मान लीजिए E4 में आया, E4 में आया तो ये जो है यहाँ पर एनर्जी को लिबरेट करता है, यानी कि जो हमारी रेडिएशन है उसको लिबरेट करता है। और कितने पे, 10.6 माइक्रोमीटर की, इतनी रेंज की ये एनर्जी जो है लिबरेट कर देता है, इतनी वेवलेंथ की। तो इतनी वेवलेंथ की आ गई एक तो एनर्जी। अब CO2 लेजर के अंदर दो तरह की एनर्जी हमारी लिबरेट होती है, एक तो 10.6 की है, ये यहां से यहां आया, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां आया है। लेकिन अगर ये ही मॉलिक्यूल यहां से यहां पे आए, बेंडिंग में आ जाए, ये तो एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक में आया, अगर एसिमेट्रिक से बेंडिंग में आ जाए तो क्या होगा, एसिमेट्रिक में है और वो बेंडिंग में आ जाए यहां पर, तो जो ये एनर्जी को लिबरेट करेगा ये होगी हमारी 9.6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की, जो रेडिएशन एमिट करेगा। तो इस तरह से दो प्रकार की, इसके अंदर दो तरह की वेवलेंथ की ये जो है लाइट एनर्जी निकलती है। और जैसे कि ये निकलती रहती है, ये जो है इस तरह से इनका जो मोड जो है चेंज होता रहता है, पीछे से फोटोन आके टकराते रहते हैं इनके साथ,
और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होती रहती है। जैसे ये तो हमने एक की बात की, इसी तरह से जो है और जो फोटोन टकराते रहेंगे और काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ से निकलती रहेगी और वो लेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से जो है फिर क्या होता है, ये जो है दोनों कई बार जो है आपस के अंदर भी कोलाइड कर जाते हैं, आपस के अंदर, यानी कि ये इन इलास्टिक कोलिजन में आ जाते हैं और जो है ये इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं E2 के ऊपर, E2 के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये अगर देखें तो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और कई बार इनकी कोलिजन के कारण से दोबारा ये जंप करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अब हमें इससे बचना है, यानी कि एक हमें पूरी साइकिल चाहिए, ऐसा नहीं है कि बार बार ये जंप करते रहें। तो हम हीलियम गैस का यूज करते हैं। हीलियम गैस का यूज, हीलियम क्या करती है, इनके मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, जो हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जो हमारे इस स्टेजेस में जा रहे हैं, इनके साथ टकराती है और इनको ठंडा कर देती है, यानी कि इनको ग्राउंड स्टेट पे ले आती है। तो हीलियम जो है इनके साथ कोलाइड करती है और इनको ठंडा करके ग्राउंड स्टेट पे ले आती है और फिर से वही साइकिल चलती रहती है और लेजर जो है हमारी क्रिएट होती रहती है। तो इस तरह से ये पूरी जो वर्किंग है ये काम करती है हमारी जो लेजर बीम मशीनिंग की वर्किंग है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।